बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस महीने के सदक़े हमारी ज़िंदगी जितनी भी मुश्किलात हैं, अल्लाह पाक उनसे हमें निजात फरमाए। अल्लाह पाक हमें नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी, आज हम लोगों ने इंशाल्लाह शुरू करना है मटेरियल फिजिक्स को। तो आपके जो मेड्स में दो चैप्टर्स इंक्लूड हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह दो तीन लेक्चर्स में उसको कवर अप कर दूं। तो मटेरियल फिजिक्स है हमारी बेसिक। इसमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज, डिफरेंट मटेरियल्स को देखना है हम लोगों ने, और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को जो है वो, और डिफरेंट क्लासिफिकेशन को जो है हम लोगों ने स्टडी करना है। तो पहला चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है एटॉमिक बाइंडिंग इन सॉलिड। ठीक है। तो सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आपको पता है कि डिफरेंट एटम जो है वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्डिंग के नतीजे में जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनते बनते एक पूरा होल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोगों ने बाइंडिंग देखनी है कि सॉलिड में एटम जो है वो किस तरह आपस में बाइंड करते हैं, उनका ट्रू प्रॉपर मैकेनिज्म क्या है। ठीक है। तो आपको पता होगा कि जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स हो गए, बॉइलिंग पॉइंट्स हो गए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गई, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी की सारी जो है वो बाइंडिंग फोर्सेस पे जो है वो डिपेंड करती हैं। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग फोर्सेस होंगी एटम्स के दरमियान, उतनी ज़्यादा इनकी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी होगी, और उतनी ज़्यादा जो है मेल्टिंग पॉइंट होंगे, बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, और उतनी ज़्यादा वो जो है वो जो मटेरियल है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी। तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। लेकिन इस पूरे सॉलिड के स्ट्रक्चर को बनने के पीछे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, कैसे दो एटम्स आपस में आते हैं, मिलते हैं, फिर डिफरेंट एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एटॉमिक बाइंडिंग कैसे होती है, कैसे एटम्स जो है वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो होता यूं है कि जब दो एटम्स जो है वो आपस में अप्रोच करते हैं, तो उनमें दो किस्म की फोर्सेस जो है वो देखने को मिलती है। एक होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस, और एक होती है रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है। जब दो एटम्स आपस में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़े हुए होंगे, जब उनका कोई भी इरादा ही नहीं है बॉन्ड बनाने का, तो उस वक्त क्या होगा, ना उनमें अट्रैक्टिव की फोर्सेज होंगी, ना उनमें रिपल्सिव रिपल्शन की फोर्सेज होंगी। क्योंकि वो दूसरों दूसरे एक दूसरे से बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस में पड़े हुए हैं, उनको जरूरत ही नहीं है। ठीक है। जब वो क्या करेंगे, आपस में अप्रोच करेंगे, एक दूसरे की तरफ आना शुरू करेंगे, तो उनके दरमियान जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन होगी, जो डिस्टेंस होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे वो कम होगा, जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान। जब वो और मजीद कम आते जाएंगे, और एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जिसे कंप्रोमाइज डिस्टेंस कहते हैं, उस वक्त जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों बराबर हो जाएंगी, और हमारे पास जो नेट फोर्स होगी उस सिस्टम की, वो हो जाएगी जीरो, और वो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्पेसिंग भी कहते हैं। उस टाइम पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। मैं डायग्रामेटिकली आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये हमारे पास डायग्राम है। ठीक है। ये एटम जो है आपस में दो जो है वो डिस्टेंस पड़े हैं, जैसे जैसे वो करीब आए हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होना शुरू हो गई हैं। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप देखें, तो हमारे पास एक डिस्टेंस आएगा, कंप्रोमाइज डिस्टेंस। इस डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और रिपल्सिव फोर्सेस हैं, ये आपस में देखें बराबर हो गई है। अब जब ये बराबर हुई है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर हुआ है, तो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगी, नेट फोर्स वो हो जाएगी जीरो। और इस नेट फोर्स पे जो एटम्स आपस में स्पेसिंग होगी, जो उनका अंडर एटॉमिक डिस्टेंस होगा, उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्पेसिंग, इक्विलिब्रियम पोजीशन, या फिर कंप्रोमाइज डिस्टेंस। ये आपने केमिस्ट्री में बेसिकली पढ़ा भी हुआ है कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ठीक है। तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी दे सकते हैं। देखें, अगर एटम्स आपस में वाइडली जो है वो सेपरेटेड है, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस भी नहीं होंगी, रिपल्सिव फोर्सेस भी नहीं होंगी, तो उस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, वो बहुत ज्यादा हाई होगी। जैसे जैसे वो आपस में अप्रोच करेंगे, ठीक है, उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, वो डोमिनेट करेंगी रिपल्सिव फोर्सेस पे, और उनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है।
तो जब वो एक कंप्रोमाइज डिस्टेंस पे अगर हम उनको स्पेस करेंगे, हम उनको रखेंगे, तो उनके दरमियान क्या होगा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर हो जाएंगी, ठीक है, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी सिस्टम की, और हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो भी उस वक्त जीरो हो जाएगी, ठीक है। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, मिनिमम होती है, तो वो सिस्टम बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से जो है वो हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी व्हेन द एटम्स आर far apart, either attractive forces are very negligible as well as repulsive forces. Then when we place them very closely, then the attractive forces develop more stronger, and then at the compromise distance and that spacing, the attractive forces get equal to the repulsive forces, and our net energy of the system become equal to zero. And at that place, the spacing between the atoms, या interatomic distance, is referred as equilibrium position, compromise distance, और द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। सही हो गया। जितनी पोटेंशियल एनर्जी हमारी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। ये मैंने आपको जो है वो बेसिकली इसका थीम बता दिया है। तो यही चीजें जो है वो थ्योरेटिकली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। सही होगा, तो आपको पता चल गया किस तरह जो है वो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब जो है वो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, इसको हम ई नॉट से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ई नॉट से। और ये जो है वो हमें बाइंडिंग एनर्जी जो है जितनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होंगे, बॉइलिंग पॉइंट होंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उसी तरीके से वेरी करेंगी। ये जो है वो एक सिंपल सा ओवरव्यू मैंने दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है हम जो है वो आगे बात करते हैं कि कितने टाइप की बॉन्डिंग होती है। ये तो है कि बॉन्ड कैसे बनाए, लेकिन जब हम सॉलिड में देखेंगे कितनी टाइप की हमारे पास बॉन्डिंग है, तो हमारे पास दो टाइप की बॉन्डिंग है। एक होती है प्राइमरी बॉन्डिंग और एक होती है सेकेंडरी बॉन्डिंग, ठीक है। प्राइमरी बॉन्डिंग हमेशा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, ज्यादा क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होंगे मटेरियल्स के। तो ये जो बॉन्डिंग होगी वो होगी प्राइमरी बॉन्डिंग। द बॉन्डिंग बिटवीन द वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, forces of attraction between the atoms which hold the atoms very firmly together to form a very closely packed structure or called as primary bonding। और जो सेकेंडरी बॉन्डिंग है वो इसके निस्बत जो है वो कम स्ट्रॉन्गर होगी। द बॉन्डिंग और द टाइप ऑफ बॉन्डिंग और द क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्डिंग वेयर द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वेरी वीक, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत वीक होंगी, जैसे वंडरवॉल फोर्सेस होंगी जो कि हमने देखा था, ठीक है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी, इंड्यूस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। डाइपोल डाइपोल कैसे होगा कि जब दो पोलर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे, तो उनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस तरीके से दोनों में जो है पोल जनरेट हो जाएगा। वो पोल के दरमियान जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान अट्रैक्शन होगी, जो पोल के दरमियान डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और इस तरह वंडरवॉल या इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस ये होगी कि एक की तरफ जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, दूसरा नॉन पोलर है। तो पोलर मॉलिक्यूल के जो पोलर पार्ट होगा वो जो है वो अलग अपना जो है वो क्या नाम है, पॉजिटिव पार्ट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक तरफ जो है अट्रैक्ट कर लेगा, और जो है वो न्यूक्लियस जो है एक साइड में चला जाएगा। तो एक पोल के जैसे दूसरे जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोल इंड्यूस हो जाता है, तो वो इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस होती हैं। इस तरह वंडर वाल फोर्सेस ये होती हैं कि तो जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन हो जाती है, ठीक है। और देन जो है वो इस तरीके से पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे के जो है वो रिपल करता है। तो एक जो है किस्म की जो है वो डाइपोल क्रिएट होता है, और फिर वो डाइपोल जो है वो डिफरेंट जब एटम में आगे जाके जो है वो उनकी पोलराइजेशन करेगा, उनको जो है पोल जनरेट करेगा। तो इस तरीके से वंडर वाल फोर्स होगी। खैर वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होगा। तो सेकेंडरी बॉन्डिंग जो है वो बताने का मकसद ये है कि वो बहुत वीकर बॉन्डिंग होती है, ठीक है। उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम जो है वो होती है। इसकी वजह से जो इनका जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी ज्यादा क्लोजली हर्ड स्ट्रक्चर नहीं होते, ठीक है। तो ये थी सेकेंडरी बॉन्ड्स और प्राइमरी बॉन्ड्स, ठीक है। अब प्राइमरी बॉन्ड्स में जो है वो सेकेंडरी बॉन्डिंग में वंडर वाल फोर्सेस आ गई, इंड्यूस्ड डाइपोल 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 फोर्सेस होंगी, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसी में ही आती है, ठीक है। और इसकी बॉन्डिंग एनर्जी 4 to 60 जो है वो 60 के लिए जो ऊपर बोल है। लेकिन जब हम प्राइमरी बॉन्ड में जो है वो बात करेंगे, तो उसमें जो है हमारे पास आयनिक बॉन्ड आते हैं, कोवलेंट बॉन्ड आते हैं, और जो है वो मेटालिक बॉन्ड आते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी आते हैं। अब आयनिक बॉन्ड क्या आता है, जो कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है हमारे पास। ये जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। अपोजिटली चार्ज आयंस इसमें होते हैं, कैटायंस और एनायंस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। और ये जो है इस तरह जो आयनिक सॉलिड्स हैं, क्योंकि इनमें दरमियान ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी, तो ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, तो वो सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे।
और जब क्लोजली पैक्ड होंगे तो इनके एटम जो है वो एक जगह पे फिक्स होंगे। तो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर हम मोल्टन फॉर्म में या सॉल्यूशन में डालेंगे तो उनकी जो है आयंस जो है वो फ्री हो जाएंगे और इस तरह ये इलेक्ट्रिकल जो है वो प्रॉपर्टी दिखाएंगे हमें, ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो है वो एटम जो है वो नॉन मेटल्स जो है आपस में, ये जो है वो उनकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वीक फोर्सेस अट्रैक्शन होती है। और ये क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। एक एटम चाह रहा है दूसरे स्टेबल होना तो दूसरे एटम से अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना डुप्लेट और ऑक्टेट जो है वो वट एवर जो करना चाहता है वो कंप्लीट करेगा। तो इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ये भी एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, लेकिन ये आयनिक बॉन्ड से थोड़ा लेस स्ट्रॉन्गर है। और ये इसके जो सॉलिड्स होते हैं, कोवलेंट सॉलिड्स, वो सॉफ्ट होते हैं, वैक्सी होते हैं, ठीक है। और उनके दरमियान मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस जो हैं होती हैं लो मेल्टिंग पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू आयनिक बॉन्ड, लेकिन हम फिर भी ये स्ट्रॉन्गर। अच्छा, मेटालिक बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड में जो है वो मैंने बताना था आपको कि मेटालिक बॉन्ड बनता कैसे है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं होता। होता यूं है कि हमारे पास जो भी एटम्स होते हैं, ठीक है, जब वो करीब आते हैं तो उनमें जो है वो उसकी जो वैलेंस जो है वो लूजली पैक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। वो बाहर आके क्या करते हैं कि एक पूल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, उनके इर्द गिर्द। अब देखें, ये एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इसका इस तरीके से ये पूल बना देंगे। अच्छा, अब जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे तो जो एटम्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अब इन एटम का अपने इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, ठीक है, इसको कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी है, ठीक है, जिसमें जो है वो एक पूल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एक जो है वो एटम्स का, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक पूल बनाते हैं जिसमें जो है वो कैटायंस जो है वो एम्बेडेड होते हैं। तो यही है कि देखें, अब एक पूल बना हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें कैटायंस जो है वो एम्बेडेड हुए हो। होता यूं है कि एटम जो है अपने लूजली पैक इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। बाद में उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं, उस तरीके से ये मेटालिक बॉन्ड बनता है। तो मेटालिक बॉन्ड जो है वो मेटालिक सॉलिड जो है वो उनकी बड़ी एप्लीकेशंस हैं। इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी इनकी बहुत ज्यादा है, बिकॉज इनकी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी की वजह से ये बनते हैं, ठीक है। और इसमें ये होता है कि इनकी लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो है वो लाइट को जो है रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, तो एक जो है वो शाइनी सरफेस जो है हमारे पास आती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इनकी ज़्यादा है। उनके बाद जो है मेलिएबल और डक्टाइल है, ठीक है। मेलिबिलिटी और डक्टाइल में ये है कि इनके जो है जब आप इनको फोर्स अप्लाई करते हैं इनके ऊपर, ये देखें डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं। अगर हम जो है इस लेयर पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो लेयर जो है वो यहाँ से जो है वो आगे चली जाएगी, ठीक है। लेकिन जो है इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो नहीं टूटेगा, स्ट्रक्चर उसी तरीके से रिटेन रहेगा। ऑन अप्लाइंग द फोर्स दे चेंज देयर शेप बिकॉज द लेयर ऑफ एटम्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर विदाउट ब्रेकिंग स्ट्रक्चर। जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर जाती हैं, स्लाइड कर जाती हैं, और जो है वो बगैर टूटे ये जो है वो अपनी जो है शेप जो है चेंज कर लेते हैं, इसलिए ये वेरिएबल हैं और डक्टाइल हैं, ठीक है। तो ये जो है वो प्राइमरी बॉन्डिंग है। तो वेरिएबल और डक्टिलिटी होती क्या है कि वेरिएबल में जो है वो इनको जो है जो लेयर्स को जो है रोल करवा के, स्लाइड करवा के डिफरेंट शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट शीट्स बनाई जाती हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर को मोल्ड फॉर्म में दूसरी स्ट्रक्चर में जो है वो लाया जाता है। जबकि डक्टिलिटी ये होती है कि इन लेयर्स को जो है वो स्लाइड करवा करवा के डिफरेंट जो है वो वार्स जो है जो कि हमारे पास बनती हैं उनकी जो है शेप दी जाती है। तो मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटालिक सॉलिड। मेलिएबल Malleability refers to the sliding of layers to form the sheets, while the ductility means to roll into the wires, ठीक है। तो डक्टिलिटी में जो है वो वायर्स बनाते हैं इसकी, ठीक है। तो ये आ गई प्राइमरी बॉन्डिंग और सेकेंडरी बॉन्डिंग आपकी। देन उसके बाद जो है वो एक चीज मैंने बतानी है आपको, सेकेंडरी बॉन्डिंग और प्राइमरी बॉन्डिंग में डिफरेंस पता चल गया। ये कम जो है वो स्ट्रांगर होती है, वो ज्यादा स्ट्रांगर होती है। उसमें जो है वो आयनिक कोवलेंट और मेटालिक बॉन्ड्स हैं। इसमें वंडरवॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, अब जो है वो सेकेंडरी बॉन्डिंग के नतीजे में जो है हमारे पास जो सॉलिड बनते हैं वो होते हैं सुप्रा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सुप्रा मॉलिक्यूलर सॉलिड इस तरह है स्टूडेंट्स के डिफरेंट एटम जो है वो आपस में एडजस्ट हो के वंडरवॉल फोर्सेस के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, डाइपोल डाइपोल के साथ वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं सुप्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसमें होता यूं है, well defined distinct system generated through the interaction by the molecules having the convergent binding sites by the other molecules having the divergent bonding sites.
एक मॉलिक्यूल होगा जो कि होस्ट होगा, ठीक है, जिसपे आपके बॉन्डिंग होनी है। उसके पास जो है वो कन्वर्जेंट बॉन्डिंग साइट होगी, वो कन्वर्ज, उसकी जो है वो साइट्स इस तरह होंगी कि इसमें कोई एटम्स आके अपने आप को कन्वर्ज करके अपने आप को पैक कर सकेगा, ठीक है। और जो दूसरा अनदर मॉलिक्यूल, जो दूसरा मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच होने वाला होता है, जिसको हम होस्ट कहते हैं या गेस्ट होते हैं, उसके पास डाइवर्जेंट बाइंडिंग साइट होगी, ताकि वो उसके साथ प्रॉपरली हेल्ड हो सके, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आप इसमें एडजस्ट हो के एक सुपर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। Self linking or the self assembly of molecule to form complex structure is also called a supramolecular structure। वही बात है, सेल्फ असेंबली, आपस में सेल्फ असेंबल्ड होते हैं, सेल्फ लिंक होते हैं, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा फॉर्मेशन ऑफ सुपरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स रिक्वायर बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच ऐसे होती है कि देखें डिफरेंट मॉलिक्यूल पार्टिकल्स आपस में ज्वाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होकर क्लस्टर बनाते हैं, क्लस्टर ज्वाइन होकर जो है वो यूनिट सेल बनाते हैं, और यूनिट सेल ज्वाइन होकर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये बॉटम अप्रोच हो गई कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स फिर कम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर कम्प्लेक्स जो आपस में अरेंज होंगे मजीद कम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर मजीद कम्प्लेक्स आपस में ज्वाइन हो के जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। Interactions between the molecules are non-covalent secondary attractions, van der Waal, electrostatic, hydrogen bonds, and hydrophobic attractions and coordination। ये सारी चीजें जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है वो सेल्फ असेंबली में क्या होता है कि इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं मटेरियल्स के, वो आपस में हाईली अरेंज्ड होते हैं, आपस में जो है वो डिफरेंट जो है वो अट्रैक्शंस होती हैं, फिर वो अरेंज होते हैं हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म में, और इस तरीके से जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। देखिए बॉटम अप्रोच मैंने बताई आपको, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हुए क्लस्टर बनाया, क्लस्टर ज्वाइन होकर हमारे पास नैनो मटेरियल्स बनाते हैं, ठीक है। अब नैनो मटेरियल्स आपस में ज्वाइन होकर जो है वो क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म बनाते हैं, और फिर जो है ये यूनिट सेल ज्वाइन होकर हमारे पास पूरा एक बल्क मटेरियल जो है वो बना देते हैं। तो ये सारी जो है वो एक बॉटम अप्रोच है, डिफरेंट जो है वो कम्प्लेक्सिटी जो है हर लेवल पे आती जाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो डिजाइन है सुपर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर का, कि हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे वो सेल्फ असेंबल होंगे मॉड्यूल्स में। अब मॉड्यूल्स क्या चीज होती है, इंटर इंडिपेंडेंट यूनिट्स यूज टू क्रिएट द मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लेकिन ये जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर है कंपेयर टू द मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बिकॉज ये मॉलिक्यूल जो है वो आपस में अटैच होकर जो है वो मॉड्यूल्स बनाते हैं। अब मॉड्यूल्स जो है वो आपस में ज्योमेट्रिकली सेल्फ असेंबल होकर एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ, जो को मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, एक असेंबली बनाते हैं जिसे कहते हैं मॉड्यूलर असेंबली। और मॉड्यूलर असेंबली जो है वो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी से बनती है, और ये थ्रू आउट जो है वो होल जो है वो मटेरियल में जो है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से हमारे पास सुपर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है। मॉड्यूल जो है उनका जो है वो जो है साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है। मॉड्यूल जो है वो 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर में लाई करते हैं, और जो हमारे पास कम्प्लेक्स मॉड्यूलर असेंबली है वो हमें ज्यादा से ज्यादा 100 नैनोमीटर से ज्यादा हमारे पास जो है वो लाई करती है। तो ये जो है वो डायग्राम है, आप यहाँ देख लें, देखें मैंने कितना जो है वो अच्छे से जो है यहाँ पे जो है आपको दिखाने की कोशिश की है, तो ये आप देख लें, ठीक है। उसके बाद जो है वो देखे ना, अब ये एग्जांपल दी है, और उसके बाद दूसरी मैंने एग्जांपल दी है, यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज फॉर्मेशन होती है। अब प्रोटीन्स कैसे बनती हैं, डिफरेंट जो है वो अमीनो एसिड्स लिंक करते हैं, इस तरह पेप्टाइड बॉन्ड्स जो है वो बनता है, और ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो एक्सटेंड होता 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 है पूरा प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बना देता है। होता यूं है कि एक अमीनो एसिड है उन्होंने जो है उसने ज्वाइन किया और एक पेप्टाइड लिंकेज बनाया है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाया है। अब ये डिफरेंट पेप्टाइड आपस में ज्वाइन हो के अल्फा हेलिक्स बना देंगे, ठीक है, और बीटा प्लेटेड शीट बना देंगे, ठीक है। अब ये जो अल्फा हेलिक्स हैं ये आपस में ज्वाइन हो के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, और बीटा शीट जो है वो आपस में ज्वाइन हो के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। अल्फा और बीटा शीट आपस में कंबाइन कर करके ये समझें कि ये मॉलिक्यूलर असेंबली है, ये मॉड्यूल क्या नाम मॉड्यूल है, और ये मॉड्यूलर असेंबली है। मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होकर मॉड्यूल्स बना रहे हैं, और इस तरह जो है अल्फा हेलिक्स जो है वो आपस में ज्वाइन होके बीटा शीट के साथ एक कम्प्लेक्स जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसमें डिस्क लाइक माइसिल फॉर्मेशन आती है, सेफरिकन आती है, लैमेला टाइप आती है, फिब्रिल्स प्रोटीन्स आती हैं, नैनोट्यूब्यूल्स और वेसिकल, जितने भी हमारे पास सेल्स के स्ट्रक्चर होते हैं वो उस तरीके से बनते हैं, ठीक है। आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो हमारे पूरे सेल के स्ट्रक्चर्स को बनाती है, तो वो कैसे बनाती है, इस तरीके से जो है वो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की खूबसूरत सी असेंबली होती है, जिसमें पेप्टाइड्स जो है वो लिंक होकर अल्फा और बीटा शीट बनाते हैं, और वो डिफरेंट जो है वो आगे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन्स हो गई, डिफरेंट माइसेल फॉर्मेशन होगी, लैमेला शीट्स फॉर्मेशन होगी हमारे बॉडी की, और वेसिकल्स नैनोट्यूब फिब्रिल्स, डिफरेंट जो हमारे बॉडी में जो है वो जिस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो उसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक है माइसिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। माइसिलेशन
जो है वो माई सेल से निकला है। फॉर्मेशन ऑफ माई सेल इज कॉल्ड माइसेलेशन। अब माई सेल कैसे होता है? आपने देखा होगा एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल्स। एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके पास हाइड्रोफोबिक जो है वो क्या नाम है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है, जो कि पानी के साथ उसकी अट्रैक्शन बहुत बहुत कम होती है, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक इनके पास हाइड होता है, जिस जो कि वाटर के साथ जो है ज्यादा से ज्यादा अफिनिटी होती है उसकी। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दोनों पार्ट होंगे, हाइड्रोफोबिक जो है वो टेल होगी, हाइड्रोफिलिक हेड होगा, दोनों पार्ट होंगे। तो मतलब जो है कि वो उसका कुछ पार्ट तो वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाएगा और कुछ पार्ट जो है वो वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होगा। तो होता यूं है कि जब एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल्स, इनको सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, जब इनको हम किसी सॉल्यूशन में जो है वो डालते हैं, तो इनको जो हेड्स होते हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है, इस पूरे लिक्विड में। लेकिन जो टेल्स होती हैं, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक हैं, तो वो क्या करती हैं कि जो है वो एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाती हैं कि हमारे पास कोर फॉर्मेशन हो जाती है। हमारे पास एक जो है वो हेड से जो है वो इनर वर्ड जो है वो चली जाती हैं और एक एग्रीगेट होकर माइसल फॉर्मेशन होती है। देखिए ना, ये हेड जो है वो डिजॉल्व हो गए हैं, तो इनकी जो डिफरेंट टेल्स हैं वो आपस में एग्रीगेट होके एक जो है वो कोर स्ट्रक्चर बना रही है हमारे पास, ठीक है। और ये जो है वो कोर स्ट्रक्चर जो है वो माइसल कहलाती है, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास माइसिलेशन होती है। हेड जो है वो डिजॉल्व हो गए हैं, जो टेल्स हैं वो जो है आपस में एग्रीगेट हो के एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो फोर लाइन स्ट्रक्चर बना देंगे, जो कि हमारे पास माइसल होगा। और ये जो माइसल होगा इसकी फॉर्मेशन को माइसिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैंने जो है वो बताया आपको कि माइसिलेशन कैसे होती है। उसके बाद जो है हमारे पास होगा मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स। हमारे पास स्टेट्स कितनी होती हैं? गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा। ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। तो इससे ज्यादा जो है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सॉलिड में ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, लिक्विड में कम है, गैसेस में उससे कम है, और प्लाज्मा डिफरेंट चीजें वो मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो हमारे पास जो है वो चार टाइप के जो है वो मटेरियल होते हैं। सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा जो है, जो कि एक नई जो है इन्वेंशन है, बड़ी जबरदस्त किस्म की। तो इसकी बड़ी एप्लीकेशन है, तो इस बारे में जो है हम देखते हैं, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। प्लाज्मा एक ऐसी चीज है कि फॉर एग्जांपल हम एक कंटेनर में गैस को रखें ना। यहाँ मैंने डायग्राम बनाई है, लेकिन वो शायद जो है वो लर्न पेंसिल से बनी हुई है, तो जो है वो आपको शो नहीं हो रही यहाँ पे। तो इंशाल्लाह मैं जो है वो कोशिश करूंगा यहाँ पे लिंक में जो है वो पीडीएफ फाइल दे दूँ, उसमें जो है अच्छे से जो है आपको यहाँ पे जो है समझ आ सके, जो डिफरेंट शेप्स वगैरह बनी हुई है, तो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में आपने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना होता है। तो आपको जो है वो अच्छे से जो है वो, ताकि डायग्राम्स के साथ जो है वो समझ भी आ सके और आप पेपर में भी अच्छे से प्रोड्यूस कर सकें। अच्छा, प्लाज्मा होती यूं है कि हम गैस को एक सिलेंडर में फिल करते हैं, ठीक है। उस पर क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ, जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं, ठीक है, या यूवी रेज गुजारते हैं, तो उसके जो एटम्स होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज होके उसमें कैटायंस और आयोनाइंस डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो हमारे पास डिफरेंट न्यूट्रल चार्जेस भी उससे बाहर आ जाते हैं गैस के स्ट्रक्चर से। तो हमारे पास एक मिक्सचर बन जाता है कंटेनर में, जिसमें गैस भी होती है, कैटायन भी होती है, आयनाइन भी होते हैं, डिफरेंट चार्जेस भी होते हैं, ठीक है। तो इस पूरे जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। तो जो इसकी बड़ी जबरदस्त किस्म की इन्वेंशन है, जैसे नियॉन बल्ब हो गया, जिसमें क्या होता है कि बल्ब में गैस फिल होती है, ठीक है। अब उसके डिफरेंट कलर क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस यूज होती हैं, नियॉन गैसेस हो गई, डिफरेंट गैसेस यूज होती हैं। तो जो गैसेस जो है उनका कलर डिफरेंट होता है, उनकी आयनाइजेशन डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट खूबसूरत खूबसूरत कलर आते हैं। तो उसमें होता यूं है कि गैस जो है वो एक ग्लास कवर के अंदर फिल होती है, और जब इलेक्ट्रिसिटी उसको देते हैं तो वो आयोनाइज हो जाती है, और आयोनाइज होकर डिफरेंट ग्लो प्रोड्यूस करवाती है, कलर प्रोड्यूस करवाती है, जो बड़ा जबरदस्त किस्म का काम है, ठीक है। ये तो प्लाज्मा हो गई। अच्छा, अब जो है वो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज़ है कि हमारे पास सॉलिड्स हैं, ठीक है। अब हमने इनको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो सॉलिड जो है वो हमेशा लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मेल्टिंग का फिनोमेना होता है। अब लिक्विड से जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो फ्रीजिंग है, ठीक है। हम फ्रीज करके डिफरेंट फिर जो है उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लिक्विड जो है अब इसको गैस में कन्वर्ट करना है, तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कंडेंसेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में हम देखें, तो इसमें जो है वो क्या होता यूं है कि जो है वो गैसेस वगैरह जो है वो बनती है हमारे पास कंडेंसेशन की वजह से। और गैसेस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, हमको वेपोराइजेशन करवानी है, ठीक है। अ, बल्कि जो है वो लिक्विड से गैसेस में जाने के लिए हमें जो है वो वेपोराइजेशन करवानी है, और गैसेस को जो है वो लिक्विड में आने के लिए जो है वो कंडेंसेशन करवानी है। तो यहाँ मैं थोड़ा भूल गया हूँ
कि हमारे पास डिफरेंट वेपर्स बनते हैं, उनको कंडेंस फॉर्म में ला के उसको लिक्विड बनाते हैं, ठीक है। और लिक्विड से हम जब गैसेस में जा रहे होते हैं तो उसको टेम्परेचर दे के, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आपने सुना होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पे जो है वो वेपर्स वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से जो है वो लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है। गैस को जो प्लाज्मा में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं मैंने बताया आपको, ठीक है। आयोनाइजेशन करवाते हैं और प्लाज्मा को दोबारा से जो है गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसकी डी आयोनाइजेशन होती है, ठीक है। एक डिफरेंट चीज है सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, हमने जो है वो प्रैक्टिकल चार्ज किया और सब्लिमेशन का। उसमें होता है यूं है कि नफ्थलीन और आयोडीन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जिनमें इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज को जो है हम निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम उस वाच जो है डिश होती है हमारे पास, पैटे डिश, ठीक है, उसमें जो है वो हम वाच ग्लास रख के उसके ऊपर जो है नैफ्थलीन और आयोडीन जिसमें जो है हमारे पास इम्प्योरिटी है उसको रख देते हैं सॉलिड फॉर्म में। अब होता ही हुआ है कि हम उसको हीट देते हैं, ठीक है। हीट देने से क्या होगा कि जो सॉलिड होगा, ठीक है, वो जो है वेपोरेट हो के जो है वो ऊपर जो है हमारे पास फनल होती है, ठीक है, उसके जो है स्टेम की तरफ जो है हमने एक कॉटन प्लग लगाया होता है, वहां पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वेपर्स बनने जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। जो इम्प्योरिटीज है क्योंकि उसकी एफिनिटी डिफरेंट है, ठीक है, तो वो जो है हमारे पास वाच ग्लास में ही रहेगी। तो होता यूं है कि सॉलिड को जो है वो गैसेस की फॉर्म में जो है हमने जो है वो कन्वर्ट करना होता है। सॉलिड है ना, क्रूड सब्सटेंस है, उसमें जो है वो इम्प्योरिटीज हैं वो वाच ग्लास में ही रह जाएंगी। जो सॉलिड होगा वो वेपर होकर गैस की फॉर्म में हमारे पास ऊपर आ जाएगा, जो इसको पलट उलट कर लेंगे और फिर कंडेंस करके जो है वो हम इसको सॉलिड में दोबारा कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी प्योरिफिकेशन हो जाती है। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए सब्लिमेशन प्रॉपर्टी है, और गैसेस जो है उनको दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास डेपोजिशन होती है। वही 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 जो वेपर्स हमारे पास आएंगे उनको हम डेपोजिशन करवा के फिर जो है उनको सॉलिड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो एक सिस्टम डिफरेंट मटेरियल्स को इंटर कन्वर्ट करने के लिए जो है कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो तो ये एक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये उसके बाद जो है वो अमorphous सॉलिड टाइप्स ऑफ सॉलिड्स जो है वो हमने देखनी है। सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं? तो सॉलिड जो है वो हमारे पास जो है वो तीन टाइप्स के होते हैं। अमorphous सॉलिड्स वो होते हैं जिनके रैंडमली अरेंजमेंट होती है एटम्स की, और वो आइसोट्रोपिक नेचर होते हैं। रैंडमली अरेंजमेंट की वजह से क्या होगा कि जो उनके एटम्स होंगे वो हर डायरेक्शन से जो हमें एक सेम अपीयरेंस देंगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो आइसोट्रोपिक होंगी, मतलब रिमेन सेम अगेन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी उनकी वो सेम रहेंगी ना ईच डायरेक्शन, बिकॉज ईच डायरेक्शन सेम टू बी अपीयर्ड एज सेम एज अदर डायरेक्शन, ठीक है। तो क्योंकि इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, उसमें क्वार्ट्ज, ग्लास, रबर, प्लास्टिक डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। पॉलीक्रिस्टलाइन वो सॉलिड होते हैं, ऐसे सॉलिड्स, ठीक है, जिसमें स्मॉल स्मॉल रीजन जो है हमारे पास अरेंजमेंट्स हो एटम्स की, ठीक है। एक तो होता है हमारे पास और क्रिस्टलाइन सॉलिड, आपको पता है कि जिसमें डिफरेंट पार्टिकल्स और अरेंजमेंट प्रॉपर जो है वो एक थ्री डायमेंशनल शेप में हमारे पास अरेंज होते हैं। वो अरेंज होकर स्ट्रक्चर बनाते हैं बड़ा खूबसूरत किस्म का, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। उसमें डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन और शार्प मेल्टिंग वाले पार्ट्स क्योंकि वो स्ट्रांगली हेल्ड होंगे एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे पैटर्न के साथ, वेल ऑर्डरली अरेंज होंगे। उनको जो है वो मेल्ट करवाना या फ्यूजन करवाने की डिफरेंट होगी, ठीक है। पॉलीक्रिस्टलाइन वो सॉलिड होते हैं जिनमें जो है वो एक ऐसे अमorphous सॉलिड्स जिनमें कुछ रीजन जो है वो हमारे पास क्रिस्टलाइन हो। देखे ना, एक सॉलिड पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ छोटी छोटी जो है वो अरेंजमेंट्स हो जाएं। मैं आपको डायग्राम सिखाता हूँ यहाँ पे। हाँ ये आ गई, सही है। इसमें हम डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। एमॉर्फस को पता है रैंडमली अरेंज होते हैं, तो देखिए ना ये एमॉर्फस सॉलिड है, इसमें कुछ डायरेक्शन जो है वो एमॉर्फसली अरेंज है, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स जो है ना बड़े हाईली ऑर्डरली अरेंज है। तो ऐसे सॉलिड्स, ऐसे एमॉर्फस सॉलिड जिसमें कुछ कंपोनेंट जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो, कुछ यूनिट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो, तो वो होते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड तो आपको पता ही है कि वो क्या जो है वो आपस में अरेंज वो हो गए, एक प्रॉपर जो है थ्री डायमेंशनल शेप बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट सिंगल क्रिस्टल, ठीक है। सिंगल क्रिस्टल ये होता है कि जो हमारे पास एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट विद द ऑर्डरली थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज रिपीटेड थ्रू आउट द होल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड मैंने बताया कि जो है वो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम होती है।
अब जो ये थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम है, ये पीरियोडिकली रिपीट होके पूरे स्ट्रक्चर को बना दे, पूरे स्ट्रक्चर में रिपीट हो जाए तो वो होगा सिंगल क्रिस्टल। ठीक है। Atoms of self-organize in a periodic way in a three-dimensional shape is known as self single crystal. ठीक है। Solids in which the constituent atoms or molecules are arranged in a three definite, regular or repeated three-dimensional pattern, वो होंगे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, जिसमें एटम्स आयन और मॉलिक्यूल्स रेगुलरली थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे। अब ये थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट रिपीट होके, पीरियोडिकली रिपीट होके, एक्सटेंड होके पूरे स्ट्रक्चर में फैल जाए, पूरे स्ट्रक्चर में स्प्रेड हो जाए, तो ये हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर बनेगा बड़ा खूबसूरत किस्म का, वो होगा सिंगल क्रिस्टल। और सिंगल क्रिस्टल जो है वो उसमें जो है, अब देखिए ना, उनकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट हुई होती है, तो इस अरेंजमेंट की वजह से उनको डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की एप्लीकेशन हैं। क्योंकि कोई बाउंड्री वॉल नहीं होती, तो ये जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेस इनको जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है। और ये हमारी विजिबिलिटी को अच्छा करते हैं, क्योंकि उनके दरमियान डिफरेंट बाउंड्रीज होंगी, तो हमें जो है विजिबिलिटी नहीं हो सकेगी सही से। ठीक है। तो हम ऑप्टिकल और डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक लेंसेज में जो है इनको सिंगल क्रिस्टल को यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया इसका। तो स्टूडेंट जो है, यहाँ तक हम जो है आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है हम लोग कोशिश करेंगे जो है वो सॉलिड के डिफरेंट क्रिस्टल्स को पढ़ने के लिए। ठीक है। और क्रिस्टल पढ़ेंगे, उनके जो है वो देखेंगे किस तरीके से जो है वो क्रिस्टल बनते हैं, उनके यूनिट्स किस तरह आपस में अरेंज होते हैं, और डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो आज लेक्चर में हम लोग ने जो है वो टाइप्स ऑफ मटेरियल को पढ़ा। ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को, माइसिलेशन को डिस्कस किया, प्राइमरी और सेकेंडरी बॉन्ड्स को डिस्कस किया, और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो बाइंडिंग एनर्जी को डिस्कस किया था। तो ये आप देख लें, इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर।